आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हम 10th क्लास का कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट भी, और फिर फाइनली इसे 12th क्लास तक लेके जाएंगे। तो बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है वो 12th क्लास का है, लेकिन 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको 10th और 11th दोनों की प्रोबेबिलिटी ना आती हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले 10th की प्रोबेबिलिटी का बेसिक, उसके बाद 11th की, और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आऊँगा, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के ऊपर आऊँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब हम कोई काम करते हैं, उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको अगर मैं एक नंबर दे दूँ, एक नंबर असाइन कर दूँ, तो वो जो नंबर है वो नंबर क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले, मान लो मैंने डाइस फेंकी, डाइस में एक नंबर 6 आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को अगर एक नंबर असाइन कर दिया जाए तो वो जो नंबर होगा प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? दो अप्रोच होती है, ठीक है। क्या होती है? दो अप्रोच, एक होती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एक होती है थ्योरेटिकल अप्रोच। 9th क्लास में प्यारे बच्चों जो हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी वो थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। 10th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच। तो अब इन दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा हमें कि होता क्या है, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में और थ्योरेटिकल अप्रोच में। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात की जाए प्यारे बच्चों तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी काम हम परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा भैया हमने एक सिक्का है, एक कोइन है, उसको 100 बार उछाला। कितनी बार उछाला? 100 बार। और उसके जो रिजल्ट आए वो हमने एक बॉक्स में नोट कर लिए। समझ पा रहे हो बच्चों? हमने यहाँ पे कर लिए, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ हेड, यानी कि उस कोइन में कितने हेड आए हैं, 0, ठीक है, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है प्यारे बच्चों जब आपने 100 बार सिक्का उछाला तो ऐसे कितनी बार रहा होगा कि जब एक भी हेड ना आया हो। समझ पा रहे हो बच्चों? एक भी हेड ना आने का मतलब जैसे दोनों में क्या आ गया हो, टेल टेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले ही एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हो और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके बिहाफ पे आप आंसर देते हो। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करने वाले हो वो ऐसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हो जिस काम को आप पहले ही क्या कर चुके हो, परफॉर्म कर चुके हो। समझ पा रहे हो बच्चों? जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ बच्चों आप 0 हेड की या 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी बताओ, 1 हेड की, तो आप कहोगे 1 हेड के कितने हैं, 30, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का वही रहता है हमेशा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये चीज़ें मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद फेवरेबल आउटकम क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ लो। तो 30 और टोटल कितना है प्यारे बच्चों, 40 + 30, 70 + 30, 100। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हो चुका था उसी के बिहाफ पे हमने आंसर दिया, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है प्यारे बच्चों, हम किसी रिजल्ट को प्रिडिक्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। मतलब कि वो काम एक्चुअल में हुआ ही नहीं है और हम उसके आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हमने डाइस फेंकी तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों, 6 आया नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों? क्योंकि जब आप डाइस फेंकोगे तो आपको पता ही नहीं कि उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी कि आप किसी काम जो हुआ ही नहीं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे भी। मान लो आपने एक डाइस फेंकी प्यारे बच्चों, क्या फेंकी, एक डाइस, और आप अच्छी तरीके से जानते हो डाइस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 6 कितने नंबर है, एक, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। समझ पा रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6। तो प्यारे बच्चों यहाँ काम हुआ नहीं है पहले, ठीक है। जो चीज़ होने वाली है फ्यूचर में उसके ऊपर आप बात
करोगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? समझ में आया एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या फ़र्क है? अब हम आगे चलते हैं बच्चों। एक वर्ड बार बार यहाँ हर जगह यूज होगा, वो है इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है? इवेंट को अगर मैं बात करूँ तो उसे हम कहते हैं आउटकम। किसका आउटकम? ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब तुम कहोगे सर समझ में नहीं आया कुछ, तो मतलब मैं अभी जैसे ऊपर मैंने डाइस वाला एग्जांपल लिया, अगर मैं डाइस फेंकता हूँ प्यारे बच्चों, तो डाइस फेंकूंगा तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं हमारे? तो वो आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये सब के सब हमारे क्या है प्यारे बच्चों? इवेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा वो आउटकम हमारा क्या होगा? इवेंट होगा। समझ पा रहे बच्चों? फिर एक वर्ड आएगा फेवरेबल आउटकम। समझ पा रहे बच्चों? क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। या फेवरेबल आउटकम कह लो या फेवरेबल इवेंट कह लो। अब ये फेवरेबल क्या है? फेवरेबल आउटकम वो होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें कहा गया, जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि एक डाइस फेंकी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जो इवेंट 6 है, 6 वो हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? फेवरेबल आउटकम। फिर एक वर्ड आता है टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या आता है? टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे आपने डाइस फेंकी तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो ये जो 6 के 6 नंबर है प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या कहलाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम। समझ पा रहे बच्चों? फिर आते हैं हम अपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई स्टैंड फॉर किसके बारे में है बच्चों? ई, इवेंट के बारे में। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? फेवरेबल आउटकम को अगर मैं m मान लूँ प्यारे बच्चों, और टोटल पॉसिबल आउटकम को n मान लूँ, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या होगा? m/n। समझ पा रहे बच्चों? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? m/n। m/n का मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चले आगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में, 11th में और 12th में हम थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरेटिकल जो अप्रोच है उसके अंदर हमें रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, और रिजल्ट को प्रिडिक्ट में सबसे पहली चीज़ आती है टोटल पॉसिबल आउटकम को प्रिडिक्ट करना, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। और यही इम्पोर्टेंट फेज है 10th क्लास के लिए। अगर ये एक बार आपको आ गया तो पूरी 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो अभी हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले कॉइन की, फिर उसके बाद डाइस की, उसके बाद कार्ड्स की, ठीक है, उसके बाद नंबर्स के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कॉइन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक बात बता दूं, प्रोबेबिलिटी बेसिक से आसान चैप्टर है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर 12th क्लास की बात की जाए बच्चों, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और ये प्योरली कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये चैप्टर फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी हमारा बच्चों 8 मार्क्स का आने वाला है, और 8 मार्क्स की अहमियत आप अच्छे से समझते हो। अभी आपने पिछले टॉपिक जो किए थे वो थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, वो 2 चैप्टर थे, दोनों मिला के 10 नंबर के आ रहे थे, और प्रोबेबिलिटी अकेला एक चैप्टर कितने नंबर का आ रहा था? 8 नंबर। और 10th क्लास में भी बच्चों ये 4 से 5 नंबर का आता है, और 4 से 5 नंबर हमारे फ्री के होते हैं। अगर आज की क्लास, आज की वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लोगे तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। समझ पा रहे बच्चों? एक और बात, अगर प्यारे बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी बच्चे जो 12th में हैं, 10th में हैं, उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि रूटीन क्लासेस तो चल नहीं रही है। ठीक है, तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचाकर उनकी हेल्प कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे।
तो बच्चों अब कोइन, तो कोइन के केस में हमें टोटल पॉसिबल आउटकम प्रिडिक्ट करने हैं कि कोई सिक्का अगर आप एक बार उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। सिक्का 2 बार उछाल लोगे तो क्या आउटकम आ सकते हैं, सिक्का 3 बार उछालोगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, 4 बार उछालोगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। समझ पा रहे हो। तो मैं टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ TPO। कोइन के केस में प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है 2⁴n। क्या फॉर्मूला होता है 2⁴n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कोइन। नंबर ऑफ कोइन मतलब आप कितने सिक्के उछाल रहे हो या फिर नंबर ऑफ टॉसेज वाला है। समझ पा रहे हो बच्चों। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें एक कोइन की, ठीक है, अगर एक कोइन तो सिक्का अगर एक बार उछाला है तो यहाँ पे n की जगह 1 रखूँगा तो 2⁴1 मतलब कितने आउटकम होंगे बच्चों, 2 आउटकम। ठीक है, अब वो 2 आउटकम कौन से, ये तो आप सभी को पता। अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कोई दिक्कत बच्चों। अब अगर हम बात करें बच्चों 2 सिक्कों की तो 2, यहाँ पे 2⁴n यानी कि 2⁴2, और 2⁴2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, तो 4 आउटकम। तो अब 4 आउटकम कैसे होंगे, क्या एक बच्चे तो सोचने पड़ जाते हैं। बेटा आप खुद सीख, आपने 2 सिक्के उछाले और उसमें देख रहे हो आप, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सिक्कों में हेड आ जाए। समझ पा रहे हो क्या, या तो दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, हेड। ऐसा भी हो सकता है दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है जो पहला कोइन आपने उछाला उसमें हेड और जो दूसरा कोइन उछाला उसमें क्या आ सकता है, टेल। ऐसा भी हो सकता है दोनों कोइन में क्या आ जाए, टेल। तो टोटल कितने केसेज होंगे प्यारे बच्चों, 4। तो यहाँ हमें आउटकम प्रिडिक्ट करने हैं, इसीलिए थ्योरेटिकल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। ये एक्चुअल आंसर नहीं है, इनमें से कुछ भी आउटकम आ सकता है जिनको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। और इसके बिना बच्चों प्रोबेबिलिटी अधूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों सिक्के 3 बार उछालोगे या 3 कोइन उछालोगे तो कितना आएगा, 2⁴3, और 2⁴3 कितना होता है, 8 केस। कितने केसेज होते हैं बच्चों, 8 केस। अब वो 8 केस, ये 4 केस तो आपने लिख दिए ऑब्जर्व करके, लेकिन 8 केस लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसका हमारे पास एक इलाज है। वो इलाज क्या है, हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको जिससे आप वो 8 केस आसानी से लिख सको। कैसे, 4 बार हेड लिख लो, समझ पा रहे हो बच्चों, और 4 बार क्या लिख लो, टेल। कोई दिक्कत क्या, 4 बार हेड 4 बार टेल। 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि टोटल केस 8 थे, तो 8 का आधा कितना हो गया, 4। 4 बार हेड 4 बार टेल। अब 4 का आधा कितना होगा, 2, तो क्या लिख दो, 2 बार हेड 2 बार टेल। समझ पा रहे हो, 2 बार हेड 2 बार टेल, और 2 का आधा कितना होगा, 1। तो क्या करोगे आप, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और अब आप काउंट कर सकते हो प्यारे बच्चों, टोटल कितने केसेस बन गए, 8 केस। इसी तरीके से अगर आप सिक्के को 4 बार उछालोगे तो 2⁴4, और 2⁴4 कितना होता है बच्चों, 16। समझ पा रहे हो, 2⁴4 और 2⁴4 कितना होता है, 16। तो 16 केस आप इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे मैंने ये सिखाए। 16 का हाफ कितना होगा, 8। 8 बार हेड 8 बार टेल, फिर 8 का आधा 4। 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2। 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। इस तरीके से आप टोटल केसेज लिख सकते हो बच्चों। इसके अलावा कुछ वर्ड जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादातर बच्चों को पता है फिर भी क्वेश्चन में उसका सही मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोइन के केस में आपको इन वर्ड का मतलब बेटा ज़रूर पता होना चाहिए। वो वर्ड में सबसे पहले एक वर्ड आता है एट लीस्ट। अब तुम कहोगे तो सुना सुना वर्ड है, बिल्कुल सुना, लेकिन इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते आप। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, एटलीस्ट 1 जैसे कि वो कहे, या एटलीस्ट 2 कहे, या एटलीस्ट 3 कहे, तो मतलब क्या होगा इसका, वो चीज़ समझो ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो एटलीस्ट को आप हिंदी में कहना कहो तो कम से कम, कम से कम। अगर यहाँ 1 है तो कम से कम 1। समझ पा रहे हो। इसका अगर इंग्लिश में एक और वर्ड लेना चाहो तो वो है मिनिमम। क्या है, मिनिमम 1, यानी कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ एटलीस्ट 1 हेड,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड हो सकता है, दो हेड भी ले सकते हो, तीन हेड भी ले सकते हो, चार हेड भी ले सकते हो। यानी कि आपकी मिनिमम लिमिट वन डिसाइड होगी, इससे ऊपर आप कितना भी ले सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों एट मोस्ट। मान लो एट मोस्ट वन की अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, तो एट मोस्ट वन का मतलब है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एक। समझ पा रहे हो बच्चों? और अगर मैं इसको इंग्लिश में एक और वर्ड नाम दूँ, एक और इंग्लिश में कहना मैक्सिमम। समझ पा रहे हो? मैक्सिमम वन, यानी कि आप मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दिए वन। आप वन से ऊपर नहीं जा सकते, वन पे रह सकते हो, और वन से छोटा यानी कि जीरो। तो जो जो आपके फेवरेबल आउटकम आएंगे उसमें जीरो और वन ले सकते हो बच्चों, वन से ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते। तो एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, और एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम लिमिट। ठीक है, एग्जैक्टली। पूरी प्रोबेबिलिटी में प्यारे बच्चों ये वर्ड का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आप दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन कहता है प्यारे बच्चों ना कम ना ज़्यादा, यानी कि ना तो एक से कम होना चाहिए और ना ही एक से ज़्यादा। और लिटरली वर्ड की बात करोगे तो ओनली। समझ गए? एग्जैक्टली और ओनली एक ही मतलब होता है, यानी कि ना तो वन से कम होना चाहिए या वन से ज़्यादा। ये वर्ड आपको बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर आप बात करो, ठीक है, लेस देन। बहुत सारे बच्चे इनमें एटलीस्ट में और इन लेस देन में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैंने कहा कम से कम एक। कम से कम एक मतलब मिनिमम वैल्यू वन, वन या वन से ज़्यादा हो सकता है, वन टू थ्री फोर। यहाँ मैंने कहा लेस देन वन। तो लेस देन वन का मतलब होता है बच्चों एक से कम। एक से कम, समझ गए? वाक कम से कम एक है या एक से कम। एक से कम मतलब एक से छोटा, या वन भी नहीं आएगा, तो एक से छोटा कौन है? जीरो। समझ पा रहे हो? अगर मैंने कह दिया लेस देन टू, लेस देन टू का मतलब दो से छोटा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए मोर देन वन, तो मोर देन वन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज़्यादा। और यहाँ का है ज़्यादा से ज़्यादा एक। ठीक है बच्चों, तो अगर आप बात करना चाह रहे हो एट मोस्ट और एट लीस्ट, ठीक है, तो एट लीस्ट जो वर्ड है और ये मोर देन वन ये सिमिलर वर्ड है, और एट मोस्ट और लेस देन सेम वर्ड है। समझ पा रहे हो बच्चों? लेस देन वन का मतलब भी एक से कम, और एट मोस्ट वन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक। इनमें फ़र्क ये है बस, इसमें वन काउंट होगा, इसमें वन काउंट नहीं होगा। तो ये हिंदी में वर्ड आपके काम आएंगे पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी में, और खासकर कोइन वाले क्वेश्चंस में। समझ पा रहे हो बच्चों बात? कोई दिक्कत? चले आगे। चलो बच्चों अब बात करते हैं डाइस की। ठीक है, डाइस के केस में जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6⁻n। एन यहाँ पे जो है वो है हमारा नंबर ऑफ टॉस या नंबर ऑफ डाइस, कि आप कितनी डाइस फेंक रहे हो या एक डाइस को कितनी बार टॉस कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ टॉस। कोई दिक्कत बच्चों? इस डाइस का कई बार अल्टरनेट वर्ड इसमें भी ध्यान रखना। डाइस का जो पैटर्न है वो सिमिलरली अप्लाई होगा डेज ऑफ ए वीक। डेज ऑफ ए वीक, यानी कि नंबर को अगर मैं वीक डेज से रिप्लेस कर दूं तो जितना भी पैटर्न मैं यहाँ पे नंबर के लिए बताऊंगा वही सेम पैटर्न किसके लिए अप्लाई होगा, ध्यान रखना, डेज ऑफ ए वीक। मैं अभी समझा भी दूंगा आपको। इसी तरीके से जो कोइन वाला केस है वो ध्यान रखना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली और नंबर ऑफ कोइन वाला दोनों सेम पैटर्न होते हैं। ध्यान रखना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली का क्वेश्चन अगर आता है तो कोइन वाले क्वेश्चन से ही कंपेयर होगा, और इसी तरीके से डेज ऑफ ए वीक का क्वेश्चन आता है वो डाइस वाले क्वेश्चन से कंपेयर होगा। ठीक है बच्चों, अब समझते ध्यान से। मान लो आपने एक डाइस फेंकी, ठीक है, तो 6 की पावर 1, एन की जगह 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 6। यानी कि जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे प्यारे बच्चों वो कितने होंगे? 6। और आपको अच्छी तरीके से पता हो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब आप डाइस को फेंकोगे तो यही 6 नंबर आ सकते हैं और कोई 6 नंबर नहीं आ सकते। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर डाइस आपने 2 बार फेंकी, 2 डाइस की बात अगर आप कर रहे हो, एक बात समझ लो,
दो डाइस कहूँ या एक डाइस को दो बार फेंकूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो दो डाइस की अगर हम बात करेंगे तो कितने केस बनेंगे, 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, यानी कि टोटल कितने केसेस बनेंगे 36। वो 36 केसेस कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों, वो समझते हैं और उनको लिखने का तरीका देख लो। तो डाइस के केस में प्यारे बच्चों ये टोटल 36 केस होंगे। ये 36 केस लिख के कैसे जाएंगे, आप पहले 1 लिखोगे, फिर 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग, 3 लिख दो, फिर 1 से 6 तक की काउंटिंग। इस तरीके से आप टोटल 36 केसेज लिख सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और जान लो इसके बारे में। कुछ चीज़ें वो यहाँ पे कहेगा, जैसे कि पहला वर्ड है डबलेट। क्या कहेगा, डबलेट। डबलेट किसे कहते हैं यहाँ पर, तो डबलेट कहते हैं प्यारे बच्चों, ये सेम नंबर दिख रहे होंगे आपको, देखो इधर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। समझ पा रहे हो बात को, ये नंबर, ये जो सेम नंबर आ रहे हैं इन नंबर को हम डबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबलेट। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिएगा, डबलेट। डबलेट वाले पेयर कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, और टोटल पेयर कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी में, 36। यहाँ पे अगर 2 डाइस की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36। या फिर वो आपसे सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो कहेगा जो 2 नंबर आए हैं, जैसे 6 और 1 आ गया, इसका सम कितना है 7, तो आपसे पूछ ले 2 डाइस अगर पैक की जाए तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ज़रूरी नहीं है सम 7 सिर्फ इसका आ रहा है, सम 7 तो इसका भी है, 5 और 2 का भी, 4 और 3 का भी, 3 और 4 का भी, 2 और 5 का भी, 1 और 6 का भी। यानी कि अगर वो सम रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें एक एक पेयर चेक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, टेबल तो है ही एक ऑप्शन, आप टेबल बनाओ और उसमें से चेक करो कि सम 7 किस किस का है। लेकिन बच्चों ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूरा टेबल बनाएं और फिर उस टेबल के भी आप पे आंसर दे, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि किस किस का सम 7 होता है, 4 3 3 4 6 1 1 6, इस तरीके से सोचने में। पर इस तरीके से सोचने में एक दिक्कत है कि हम कहीं ना कहीं ये एक पेयर भी भूल गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में प्यारे बच्चों आंसर का एक नंबर मिलेगा, या तो वो एक नंबर मिलेगा आपको या वो एक कटेगा, यहाँ बीच में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, तो बच्चों मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको इस तरीके का बताऊंगा, एक नया टेबल बनाऊंगा जो कि काफ़ी आसान है इसके मुकाबले, और वो ऑब्जर्व करके आप आंसर सम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का फटाफट दे सकते हो। उससे पहले आप मुझे एक छोटी छोटी बात बताओ, जो मिनिमम सम है 1 + 1 कितना हो गया 2, तो मिनिमम सम 2 आ रहा है। 1 + 2 3, 2 + 1 3, फिर सम 3 भी हो सकता है, 3 + 1 4, सम 4 भी हो सकता है, 4 + 1 5 भी हो सकता है, 5 + 1 6 भी हो सकता है, 6 + 1 7, और मैक्सिमम 6 + 6 12। तो मैक्सिमम सम 12 है और मिनिमम सम कितना है 2। तो यानी कि अगर मैं सम की बात करूँ, डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे, ठीक है, उनका जो सम है वो कहाँ से हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है, नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी। अब देखो बच्चों, सम की बात की जाए तो सम मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 12। अब मैंने n किसके लिए लिखा है, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए। नंबर ऑफ पेयर का मतलब है, जैसे कि पहले आप ये टेबल कंप्लीट कर लो, देखो कैसे होगा, 2 से लेके 12 तक की काउंटिंग और नीचे लिखोगे 1 से लेके 6, कहाँ तक की काउंटिंग, 1 से लेके 6, फिर उल्टी काउंटिंग 5 4 3 2 1। तो बेटा नीचे जो n है वो है नंबर ऑफ पेयर, मतलब ऐसे कितने पेयर है जिनका सम 2 है, आप कहोगे एक पेयर है। ऐसे कितने पेयर, पेयर बेटा मैं इसे कह रहा हूँ, जैसे 1 + 1 2, तो सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसका सम कितना है 2, ठीक है। ऐसे कितने पेयर है जिनका सम 3 है, आप कहोगे 2, कौन कौन से, वो 2 1 1 2। तो इस टेबल से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ये कंप्लीट टेबल नहीं बनाना पड़ेगा और सम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इस वाले टेबल से दे सकते हो। जैसे आपसे सम पूछ ले 10, अब सम 10 पूछ लेगा तो 10 के नीचे कितने पेयर है 3, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, मान लो कि वो कह दे कि सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना है 3।
ऐसे 3 पेयर है जिनका सम 10 है और टोटल पेयर कितने होते हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/36। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा टेबल बनाया हमने तो 10 तो वैसे भी चेक कर सकते थे, 5+5 का सम 10 होता है, 4+6 का सम 10 होता है, 6+4 3 पेयर हो गए। तो बच्चों अभी 10 लिख दिया तो ठीक है, लेकिन अब आ जाए वो वर्ड ऐसे भी लिख देता, फिर क्या करोगे, सम एटलीस्ट 10। और जैसे ये वर्ड आ गया ना बच्चों, इस टेबल की अहमियत बढ़ जाती है। सिर्फ 10 कहता तो आप फटाफट ये ऑब्जर्वेशन के भी आप पे कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 10 आते हैं आपको इस टेबल की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले समझाया था ना, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10, यानी कि जो सम है वो मिनिमम 10 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। यानी कि सम आप 10 लोगे या 10 से ज़्यादा, तो 10 11 12, तो 10 के नीचे कितना है 3+2+1, तो ऐसे कितने पेयर हो गए 6, और टोटल कितने 36, तो आंसर कितना आ गया 6/36। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको इस टेबल की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन? जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि डाइस के केस में नंबर ऑफ वीक डेज भी आ सकता है, तो उसका क्या मतलब था, उसका मतलब ये था कि बच्चों इस डाइस के क्वेश्चन को वो चेंज करके आपसे कहते हैं, दो दोस्त हैं राम और श्याम, वो मार्केट जाते हैं हफ्ते के 6 दिन में, मंडे से लेके ट्यूसडे तक, या मंडे से सैटरडे तक, सॉरी, ठीक है, मंडे से सैटरडे तक वो मार्केट जाते हैं। तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम दिन मार्केट में जाएंगे। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं। तुम कहोगे केसेस मतलब, जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं, ऐसा हो सकता है पहला दोस्त मंडे को जाए और दूसरा दोस्त ट्यूसडे को चला जाए, क्योंकि यहाँ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। शुरुआत में बताया था थ्योरेटिकल अप्रोच के कि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों मंडे को गए, ऐसा भी हो सकता है दोनों मंडे ट्यूसडे को, तो इस तरीके से तो पता नहीं कितने केस बनेंगे प्यारे बच्चों। तो उसका अंदाज़ा, उसका जो तरीका वो यही है, ये पैटर्न। अब आप देखो मंडे से सैटरडे कितने दिन होते हैं, 6 दिन, तो 6, समझ रहे, 2 दोस्त है तो 6 की पावर 2, यानी कि टोटल 36 केस बनेंगे ऐसे ही। और ये लिखने का तरीका वही है जो यहाँ लिखा, पहले आप मंडे 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 लिख दोगे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके से टोटल 36 केस। लेकिन अगर वो कह देता कि वो मंडे से फ्राइडे जाता, तो मंडे से फ्राइडे कितने दिन होते 5, तो फिर यहाँ आ जाता 5 की पावर n, ठीक है, और n 2 दोस्त गए तो 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2 मतलब 25 केसेस। तो कैसे लिखते, मंडे 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 5 बार लिखते उस केस में, समझ गए। फिर लिखते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसी तरीके से बेटा डाइस के अलावा वो आपको नंबर भी दे सकता है, खासकर 12th क्लास में। 12th क्लास में वो आपको कह सकता है कि आपके पास कोई 5 नंबर है और आपको 2 नंबर चाहिए, ठीक है, तो आप 5 में से कोई 2 नंबर हटाओगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है वो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। या 5 आ जाए 5 की पावर 2, क्योंकि 2 नंबर ले रहे हो तो 25, तो 25 केसेस कैसे लिखोगे, ऐसे। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो प्यारे बच्चों, ये बहुत काम आएगा आपको, कोई दिक्कत। चले आगे बच्चों, अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो बच्चों जो कार्ड होते हैं वो टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड। और अगर रेड कार्ड के फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 13 डायमंड के कार्ड होते हैं और 13 किसके होते हैं, हार्ट। इसी तरीके से ब्लैक कार्ड में भी 13 क्लब के होते हैं और 13 किसके होते हैं, स्पेड के। और जो टोटल 13 कार्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला कार्ड इक्का होता है, ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम एस कहते हैं। 2 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी जाती है, जिन्हें हम नंबर कार्ड कहते हैं। और लास्ट के 3 कार्ड में लिखा होता है जैक क्वीन एंड किंग। जैक क्वीन एंड किंग, इन 3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड, इन 3 कार्ड के ग्रुप को। तो इसी तरीके से अगर हम बात की जाए तो हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, ग्रुप। ये जो 4 ग्रुप है प्यारे बच्चों, इन तीनों चारों में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। और अगर कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 6 फेस कार्ड रेड में होते हैं, 6 ब्लैक में, और टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए बनाया है, लेकिन अगर आपको इन्हें याद करना है तो ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, ओवरऑल कोई भी कार्ड की अगर बात की जाए तो 4 कार्ड होते हैं, चाहे वो इक्के की बात की जाए, चाहे वो किंग की बात की जाए, चाहे क्वीन की बात की जाए, चाहे वो जैक की बात की जाए, किसी भी कार्ड की बात कीजिए, 4 होते हैं। और कलर वाइज जब भी बात करेंगे तो 2 रह जाएंगे। कलर वाइज मतलब जैसे आपसे कहा जाए रेड किंग, तो रेड किंग ध्यान रखना, तो रेड किंग प्यारे बच्चों कितने होंगे, 2, ठीक है, या ब्लैक किंग कहे, ठीक है। तो कलर वाइज कितने रह जाएंगे, 2। ग्रुप वाइज रह जाएंगे 1, मतलब जैसे किंग ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड का किंग। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। या
किंग या एस ऑफ डायमंड या एस ऑफ क्लब, ठीक है। तो टोटल 4 कार्ड होते हैं, कलर में 2 रह जाएंगे, ग्रुप में कितने रह जाएंगे, 1। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से फेस कार्ड की बात की जाए बच्चों तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कलर की बात करोगे तो 6 रह जाएंगे, ग्रुप की बात रह जाएंगे 3, यानी कि हाफ करते जाओ। टोटल 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, तो टोटल 12 फेस कार्ड। कलर में 6 होते हैं, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लैक हो, और ग्रुप में 3, चाहे वो इन चारों ग्रुप में से कोई भी हो। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन याद रख सकते हो। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देख लो बच्चों, जो मुझे स्टार्टिंग में बता देने चाहिए थे, ठीक है, पर वो रह गए। जैसे कि श्योर इवेंट, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों श्योर इवेंट विच इज़ सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब है, जैसे वो 16 वाला सिक्का याद है आपने, जिसके अंदर दोनों तरफ क्या था, हेड। अगर आप सिक्के को उछालोगे तो क्या ही आएगा, हेड ही आएगा। यानी कि हेड अगर बात की जाए उस सिक्के में तो वो सर्टेन टू हैपन ही है, क्योंकि उस कोइन में दोनों तरफ क्या था, हेड था। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ऐसे इवेंट जो होंगे ही, जैसे एक बैग में लाल बॉल रख दी जाए और आपसे कहा जाए आँख बंद करके निकालो, तो कौन सी बॉल निकलेगी भैया, रेड बॉल ही निकलेगी, क्योंकि उस बैग में सारी की सारी कौन सी बॉल है, रेड बॉल है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। और इन श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्यारे बच्चों वो 1 होती है हमेशा। कितनी होती है, 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इम्पॉसिबल, जो हो ही ना सकता हो। जैसे उस सिक्के की बात करें जिसमें दोनों तरफ हेड और आपसे कहा जाए टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बच्चों टेल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस सिक्के में क्या है, हेड है। इसी तरीके से एक बैग में लाल बॉल रखी है या रेड बॉल रखी है और आपसे कहा जाए आँख बंद करके एक बॉल निकालो और बताओ ब्लू बॉल होगी, तो बच्चों हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस बैग में कौन सी बॉल थी, लाल बॉल थी सारी की सारी, और आपको कौन सी बॉल निकालने के लिए कहा, ब्लू बॉल। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और प्यारे बच्चों इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। कितनी होती है प्रोबेबिलिटी, 0 होती है। समझ पा रहे हो बच्चों? अगला पॉइंट बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? इसी तरीके से प्यारे बच्चों किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत बच्चों? समझ पा रहे हो बच्चों? पीई किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ के ना होने। ई बार का मतलब है नोट ई। नोट ई का मतलब, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक तो कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी और एक कहूँ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, एक और वर्ड समझ लो जो कार्ड में काम आएंगे आपके, इस कार्ड में ही। ठीक है, तो और एंड, ये बहुत जगह काम आएंगे आपके। नंबर्स में भी काम आ सकते हैं और यहाँ पे भी काम आ सकते हैं। और एंड, इन 2 वर्ड को बड़े ध्यान से समझो। और का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहूँ आपसे रेड और एक क्वीन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ए रेड एंड ए क्वीन, तो इन 2 वर्ड को समझो बच्चों, बड़े काम आएंगे आपको आगे आगे जाके क्वेश्चन में। वो कॉम्प्लिकेटेड जब करेगा तो इन वर्ड से करेगा। और का मतलब है बच्चों, जो कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, जो कार्ड आपको निकालना है, वो रेड होगा तो भी चलेगा और क्वीन होगा तो भी चलेगा। यानी कि आपको सारे रेड कार्ड भी काउंट करने पड़ेंगे और सारे क्वीन भी काउंट करनी पड़ेगी। तो दोनों में से कोई भी हो, जैसे सपोज करो आपके पास 52 कार्ड है, आपने बिना देखे कार्ड निकाला, तो उसमें क्वीन आ गया तो भी फेवरेबल आउटकम रहेगा, और उसमें निकालने पर रेड कार्ड आ गया तो भी फेवरेबल आउटकम रहेगा। तो टोटल अगर आप बात करो तो रेड 26 कार्ड होते हैं, क्वीन 4, लेकिन 2 क्वीन इसमें भी होते हैं। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम की बात करोगे तो कितने होंगे, 28। रेड एंड ए क्वीन का मतलब है बच्चों, एक कार्ड जो आपने निकाला वो रेड भी होना चाहिए और वो क्वीन भी, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, यानी कि रेड भी और क्वीन भी। और सिंपल सेंस में इसका मतलब क्या होगा, रेड क्वीन। तो रेड कलर की क्वीन कितनी है, 2। तो यहाँ अगर आप फेवरेबल केस की बात करोगे 2। समझ पा रहे हो? तो उम्मीद कर रहा हूँ आप एंड और का मतलब समझ गए होगे। पूरी प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी यूज हो सकता है।
कुछ वर्ड का मतलब मैं पहले ही बता चुका था, एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो? चले आगे। आजा बच्चों, बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो हमारे प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा यूज टू हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, बार बार जिक्र होगा। इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन एज आई प्रोमिस कि मैंने कहा था मैं बिल्कुल जीरो से कराऊंगा, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए ये चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें इवन नंबर, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। समझ पा रहे हैं बात को? और नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सोन। प्राइम नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? वो नंबर होते हैं प्यारे बच्चों जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में। या फिर अगर मैं बात करूँ ऐसे नंबर जिनका खुद और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। समझ पा रहे बच्चे बात को? 17, 19, ठीक है, 23। इस तरीके के नंबर हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बच्चों, इसको स्पेशली ध्यान रखना, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर बच्चों, यानी कि 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। समझ पा रहे हो बच्चों? उसके बाद मल्टीपल डिविजिबल, इसका तो मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है? टेबल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 का टेबल। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया मल्टीपल। या फिर मैं कहूँ डिविजिबल, तो डिविजिबल का मतलब भी वही होगा ना बच्चों, जो 5 के टेबल में आता होगा वही 5 से डिवाइड होगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 सोन। समझ पा रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हो कौन होते हैं? 1, 4, 9, 16। 1 1 जा 1, 1 परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 25, 36, 49। समझ पा रहे बच्चों बात को? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर डाइस वाले क्वेश्चनों में यूज हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या जिन नंबर का HCF कितना हो? 1। जैसे बात करें 2 और 3, ठीक है, जैसे बात करें 9 एंड 10, ठीक है, 9 और 10 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को साथ में बात की जाए तो कौन से हैं? को प्राइम नंबर। या फिर आप ऐसे नंबर्स को कह सकते हो जिन नंबर्स का HCF कितना है? 1। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। नंबर के केस में प्यारे बच्चों अब 2 वर्ड सीख लेते हैं, एक होता बिटवीन और एक होता फ्रॉम। ये बहुत ज़रूरी है दोनों के दोनों। बिटवीन का मतलब बच्चों अगर आपसे कहा जाए 2 to 100 या 2 and 100, ठीक है, और 2 to 100, तो बिटवीन में बच्चों जब आपसे कहा जाएगा तो 2 और 100 दोनों ही काउंट नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे जब आपको टोटल पॉसिबल आउटकम की बात की जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, कि अगर बात की जाएगी तो 2 से लेके 100 तक में 2 और 100 दोनों ही काउंट नहीं होंगे। अगर बिटवीन वर्ड लिखा है तो टोटल कितने नंबर होंगे प्यारे बच्चों? कितने होंगे? 97। समझ पा रहे हो बच्चों बात? और फ्रॉम की बात की जाए तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो कितना होगा? 99। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा ख़त्म हो गया, और 10th क्लास की अगर बात की जाए तो 10th का पूरा बेसिक ख़त्म हो गया। ठीक है, इससे अगला जो हिस्सा आपके सामने आएगा उसमें 11th क्लास का बेसिक, और फिर फाइनली हम 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे। लेकिन 12th क्लास का पढ़ने से पहले आप ये दोनों हिस्से ज़रूर पढ़ लें प्यारे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।